हाँ, मैं अशोक कुमार आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपने संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की थी। आज अपने बात करते हैं संस्कृति के अंग। संस्कृति के अंग संस्कृति की संरचना को निर्मित करने वाले प्रमुख अंग हम संस्कृत तत्व, संस्कृत संकुलन, संस्कृत प्रतिमान, संस्कृत क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। हम यहाँ संस्कृत के इन विभिन्न अंगों की संक्षेप में व्याख्या करेंगे। नंबर 1 संस्कृत तत्व, नंबर 2 संस्कृत संकुल, नंबर 3 संस्कृत प्रतिमान, नंबर 4 संस्कृत क्षेत्र। बात करते हैं अब अपने सांस्कृत तत्व या इकाई। संस्कृत की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता संस्कृत तत्व कहलाती है। जिस प्रकार से पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु है, शरीर की छोटी इकाई कोश तथा सामाजिक संरचना ही परिवार है, उसी प्रकार से संस्कृत की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई संस्कृत तत्व है। सांस्कृतिक तत्व की अलग अलग समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। इसमें डॉक्टर दुबे संस्कृत तत्वों को हम संस्कृत के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयाँ मान सकते हैं। नंबर 2 हर्स्कोविट्ज़ इसे एक संस्कृति में पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई मानते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कौबर संस्कृत को अल्पमत परिभाषा तत्व कहते हैं। संस्कृत तत्व उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संस्कृत तत्व किसी भी संस्कृत की सबसे छोटी या अविभाजित इकाई है। संस्कृत के भौतिक और अभौतिक दोनों ही पक्ष हैं, इसलिए सांस्कृतिक तत्व भी भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। भौतिक पक्ष में हम घड़ी, रेडियो, पेन, पंखा, साइकिल, चाकू, टेबल, रुमाल आदि अनेक वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। अभौतिक क्षेत्र में किसी भी संकेत, शब्द, विचार आदि को सम्मिलित करते हैं। ये सब क्या हैं? सांस्कृतिक तत्व हैं। संस्कृत तत्व के अविभाजित होने का तात्पर्य नहीं है कि उसका और विभाजित नहीं कर सकते, वरन इसका यह अर्थ है कि उसका विभाजन होने पर वह अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा। उदाहरण के लिए पेन एक संस्कृत तत्व है। यदि हम इसका और विभाजन करें, जिसकी नीब, टोपी आदि को अलग कर देते हैं, तो वह विभाजन अर्थपूर्ण इकाई के रूप में नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्व मानव के काम आने की दृष्टि से सबसे सरल, छोटी और आगे विभाजित न होने वाली इकाई है। सांस्कृतिक तत्व से क्या मतलब है? तात्पर्य अपना क्या है? एक विभाजन, एक छोटी से छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहा है। नंबर 2 संस्कृति संकुल। जिस प्रकार कई कोषों से मिलकर एक अंग बनता है, कई परिवारों से एक समुदाय बनता है, कई परमाणुओं से एक अणु बनता है, उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुलन बनता है। किंतु यह सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित रूप से संबद्ध न होकर अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे होते हैं। इसी प्रकार अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है। डॉक्टर दुबे ने इस परिभाषित करते हुए लिखा है कि सांस्कृतिक संकुलन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समान धर्मों अथवा पूर्वक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है, जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े जाते हैं
और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे हम सांस्कृतिक संकुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए हॉकी का खेल एक सांस्कृतिक संकुल है जो गेंद, स्टिक, गोले के खंभे, रेफरी की सीटी, खिलाड़ियों की पोशाक, खेल के विभिन्न नियम, फील्ड का प्रदर्शन करने वाली झंडियाँ आदि अनेक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बना है। ये सब तत्व परस्पर विशेष अर्थों में उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से कई फूल मिलकर गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। नंबर 3, सांस्कृतिक प्रतिमान। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रूथ बेनिस्टन ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर्स में सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों का अध्ययन करती है जो संस्कृति को एक विशेष दिशा एवं स्वरूप देते हैं। रूथ बेनेटिफ ने संस्कृत प्रतिमान की अवधारणा को 3 संस्कृतियाँ बताई हैं। नंबर 1, प्यूवलो, डेवू और क्लेवेल्टिन के नाम दिए हैं। एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृत तत्व एक संकुल के रूप में एक विशेष तरीके से व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से घड़ी, रेडियो, मकान आदि की विभिन्न इकाइयाँ एक निश्चित तरीके से सुसज्जित है, उसमें एक क्रम एवं व्यवस्था है। उसी प्रकार से सामाजिक संकुलन जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। कई संस्कृत प्रतिमानों के व्यवस्थित संगठन से एक संपूर्ण संस्कृति निर्मित होती है। इसी प्रकार हर्स्कोविटिस के अनुसार सांस्कृतिक प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिज़ाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहारों के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। जीवन के इस तरीके को संबद्धता, निरंतरता एवं विशिष्टता प्रदान करता है। नंबर 4, सांस्कृतिक क्षेत्र। किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही विस्तृत होती है। यदि हम एशिया या यूरोप महाद्वीप की यात्रा करें तो हमें अनेक प्रकार की संस्कृतियों के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यदि हम इन संस्कृतियों की तुलना करें तो पाएंगे कि उन संस्कृतियों में जो भौगोलिक दृष्टि से निकट हैं, दूर की संस्कृतियों की तुलना में अधिक समानता है। यदि हम संस्कृति की तुलना करें तो पाएंगे कि उन संस्कृतियों में जो भौगोलिक दृष्टि से निकट हैं, दूर की संस्कृतियों की तुलना में वह अधिक समानता है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक तत्व, संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है जिसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र के अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम विस्लर ने किया। विस्लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था। इसी प्रकार कॉपर, सापिर आदि ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग संस्कृतियों के अध्ययन में किया। सांस्कृतिक क्षेत्र को परिभाषित करते हुए डॉक्टर दुबे कहते हैं कि संस्कृत तत्व या सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर संस्कृत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। हावल एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है। एक संस्कृत क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे संस्कृत इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उन संस्कृतियों से पृथक कर देती है जो उसे क्षेत्र से बाहर है। विस्लर एवं कोवरे ने अमेरिका के आदिवासी क्षेत्रों के 15 स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। ऐसा ही प्रयास अफ्रीका के लिए हर्स्कोविटिस ने किया। उन्होंने 9 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। विद्यार्थियों, अधिकतर क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि संस्कृत के उपाद अंग का वर्णन कीजिए। तो आपको इन चारों के नाम लिखने, जैसे संस्कृत तत्व, नंबर 2 सांस्कृतिक संकुल,
नंबर 3 संस्कृत प्रतिमान, नंबर 4 संस्कृत क्षेत्र। अधिकतर ये परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है। अब अपने बात करते हैं भौतिक और अभौतिक संस्कृत। भौतिक संस्कृत क्या है और अभौतिक संस्कृत क्या है? अमेरिकी समाजशास्त्री आर्गवन ने संस्कृत को भौतिक और अभौतिक दो भागों में बांटा है। उसके लिए वर्गीकरण को उन्होंने वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। आदिकाल से मानव ने प्राकृतिक वस्तुओं एवं शक्तियों को परिवर्तित एवं नियंत्रित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हजारों लाखों वस्तुओं को बनाया, जिसका एक भौगोलिक आधार होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों द्वारा उसका अभ्यास कर सकते हैं। ये सभी भौतिक संस्कृति के अंग हैं। भौतिक संस्कृति में हम घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, मशीन, औजार, बस्तर, रेल, जहाज, वायुयान, टेलीफोन आदि अनेक वस्तुओं को गिन सकते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट विर्ट्ज ने भौतिक संस्कृति में मशीनों, उपकरणों, बर्तनों, इमारतों, सड़कों, पुलों, कलात्मक वस्तुएं, वस्त्र, गाड़ियाँ, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि को सम्मिलित किया है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र होता है। एक वस्तु के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप तथा आकार में अंतर पाया जाता है। भौतिक संस्कृति की माप सरल है। उसे हम संख्या, वजन, लंबाई, चौड़ाई आदि में माप सकते हैं। ये अपना क्या हो गया? भौतिक संस्कृति। अब भौतिक संस्कृति के विषय में बात करते हैं। मैकैवर एंड पेज ने अन्य कई समाज वैज्ञानिकों ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को भी सम्मिलित किया है। सोरोकिन इसे भावात्मक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं, जिनका कोई माप तोल, आकार, रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों द्वारा इनका संपर्क नहीं होता और ना ही महसूस किया जा सकता। हम हमारे विचारों और कार्यों में निहित हैं। रॉबर्ट विर्ट्ज अभौतिक संस्कृति में हमें समाजी विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, कला, भाषा, नैतिकता एवं क्षमता आदि को सम्मिलित करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। भौतिक और अभौतिक संस्कृति पृथक होते हुए भी परस्पर संबंधित हैं। उदाहरण के लिए वायुयान भौतिक संस्कृति का अंग है। वायुयान को चलाने की कला अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है। अब अपने बात करते हैं भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति संपूर्ण संस्कृति के दो अंग हैं। इसमें हम प्रमुखतः अंतर हैं। नंबर 1, भौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, उसे माप तोल नहीं कर सकते, जबकि भौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, उसे माप तोल कर सकते हैं। नंबर 2, भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है, अतः वह भौतिक संस्कृति की तुलना में स्थिर होती है। नंबर 3, अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध बाहरी जीवन से है। नंबर 4, अभौतिक संस्कृति में वृद्धि गति धीमी गति से होती है, जबकि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से। नंबर 5, अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति शीघ्र बढ़ती है। इन भिन्नताओं के बावजूद इन दोनों के अंतर्निर्भरता पाई जाती है। संस्कृति के एक भाग में होने वाले परिवर्तन संस्कृति के दूसरे भाग को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे विद्यार्थियों सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़ा का सिद्धांत। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़ापन का सिद्धांत ये आर्गवन ने दिया है, जो अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको इसको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।